Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Friends, today we'll start our first chapter of history class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. In this chapter, as the name is having an important term, that is nationalism. So in this chapter we'll understand the meaning of this term and then how this nationalism spread in the European countries. What was the cause? When did it, how and when did it start? So let's begin our today's class बेटा. आप जब अपनी बुक खोलेंगे you will see this painting on the first page of the chapter. This is a painting which is painted by Frederick Sorio in 1848. Frederick Sorio ने इसमें अपना एक फ्यूचरिस्टिक विजन उन्होंने शो किया है that what kind of world he is dreaming of in the future years. उन्होंने ऐसे बेटा 4 टोटल पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें उन्होंने अपना फ्यूचर विजन शो किया था. दिस वाज वन ऑफ दैट विच इज़ मेंशन्ड हियर या गिवन हियर इन योर बुक. अब इसमें उन्होंने शो क्या किया था? इसमें उन्होंने शो किया था दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब ये पेंटिंग क्या शो कर रही है? ये पेंटिंग शो कर रही है उनका ड्रीम. मैंने अभी क्या बताया था? विजुअल है ये. विजुअल मतलब एक सपना है जो वो देख रहे हैं. वो चाहते हैं कि वर्ल्ड ऐसा हो. ओके, तो दिस इज अ विजुअल ऑफ हिज ड्रीम. अब वो ड्रीम किस चीज़ का था? ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. यानी कि वो चाहते थे कि मोनार्की खत्म हो जाए और सभी कंट्रीज में क्या आ जाए? सभी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सेटअप हो जाए, सोशल रिपब्लिक हो, लोगों की सरकार हो, लोगों को इक्वल राइट्स मिले. सो दिस व्हाट ही ड्रीम्ड ऑफ. सेकेंड, अब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे. सो हियर सम पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स the Statue of Liberty. You can see the line, the queue of people from here and here they are moving towards the Statue of Liberty. So paying homage to Statue of Liberty. Homage होता है बेटा, homage means respect. Here all these people are representing their particular nations or the countries. वो अपने अपने nation या अपने अपने country को represent कर रहे हैं as they are holding the flag of their nation. And they are paying tribute, they are paying respect to the Statue of Liberty. और आप यहाँ पर देखेंगे ये Statue of Liberty आज के Statue of Liberty से बहुत अलग है. This is a feminine figure. अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये एक लेडी की जो है मूर्ति यहाँ पर शो की गई है, which is having a lamp in her hand. Okay, अब ये लैम्प क्या शो कर रहा है? लैम्प is showing the enlightenment of the people, कि लोग जागरूक हो रहे हैं. ओके, सेकेंड चीज इसमें क्या शो की गई है? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. शैटर्ड, बिखरे हुए. एब्सोल्यूटिस्ट, अब ये एब्सोल्यूट का मीनिंग समझेंगे हम पहले. एब्सोल्यूट होता है बेटा एक यू कैन से अ मोनार्कियल सेटअप, राजाशाही जिसको हम बोलेंगे, जिसमें राजा क्या है? वो बहुत ही निरंकुश है. एंड ही बिलीव्स इन द डिवाइन पावर ऑफ द किंग एंड ही डज नॉट थिंक ऑफ द पीपल और द सिटीजन ऑफ द नेशन. उसको सिर्फ अपनी पावर से मतलब है, अपने कानून अपने तरीके से बनाना, बाकी लोगों के बारे में ना सोचना. दैट इज द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. तो वो क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक सोरियो तो चाहते थे कि जो मोनार्कियल सिस्टम है वो खत्म हो जाए. तो हेयर यू कैन सी एट द बॉटम दीज, यहाँ पे कुछ टूटे फूटे टुकड़े बिल्डिंग के ऐसे वो शो किए गए हैं. तो ये क्या दिखाया है? वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि अभी तक जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था उसके जो भी सिंबल्स थे, जो बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, दोज आर बीइंग शैटर्ड. वो टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं. मोनार्कियल सेटअप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. वो जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं. ऐसे उनकी सोच थी, ऐसा उनका फ्यूचर विजन था. दूसरी, he also dreamt of utopian vision. This term is very important, that what is utopian vision? यूटोपियन विजन हम लोग कह सकते हैं बेटा, यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें कि वी कैन से एवरीवन इज हैप्पी. किसी को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, किसी की लाइफ में कोई ट्रबल है ही नहीं. और ऐसा समाज कभी हो सकता है? आई डोंट थिंक सो. तो यूटोपियन विजन को हमेशा क्या बोला जाता है? एक ऐसी स्टेट या सिचुएशन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. ये जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हम लोग हिंदी में अपनी आम भाषा में बोले तो आप राम राज्य कह सकते हो. राम राज्य
सब खुश, सब सुखी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्या ऐसी सोसाइटी है आज के टाइम पे? पूरे वर्ल्ड में क्या ऐसा कोई समाज मिलेगा जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो? सो दैट इज़ वाई ही हैड अ यूटोपियन विजन। वो चाहते थे कि वर्ल्ड ऐसा हो, हमारी सोसाइटी ऐसी हो, लेकिन उस विजन को क्या नाम दिया? यूटोपियन विजन, क्योंकि अभी तक ऐसा रियलिटी में कहीं पर भी ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज, ऐसी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो फ्लैग्स लेकर आ रहे हैं, तो बिगनिंग में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएस एंड स्विट्जरलैंड। वो जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है, क्योंकि जब ये पेंटिंग बनाई गई तो ये जो कंट्रीज थे दे गॉट देयर लिबरल राइट्स। ओके, ये कहीं ना कहीं अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप, रिपब्लिक ये कंट्रीज बन चुकी थी, तो इसलिए इनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास दिखाया गया है। एंड आगे दीज आर बीइंग फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किंगडम ऑफ सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो वो दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक के पीछे एक जो है अलग अलग कंट्रीज अपने अपने फ्लैग्स के साथ एक के पीछे एक मार्च कर रही हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले यूएस और स्विट्ज़रलैंड में जो है मोनार्कियल सिस्टम फिनिश हो गया, वहाँ पे रिपब्लिकन कंट्रीज़ ये बन चुकी हैं, नेशन स्टेट ये बन चुके हैं। अब नेशन स्टेट का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। नेशन स्टेट मतलब एक एरिया विद पॉलिटिकल कन्फाइंड बाउंड्री, ठीक है, लोगों को पता है कि ये मेरा देश है। तो ये वो कंट्रीज बन चुकी थी, नेशन स्टेट यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज बन चुकी थी। तो अब वो क्या ड्रीम कर रहे हैं कि उनके पीछे कौन सी कंट्री चल रही है? फ्रांस चल रही है, फ्रांस के पीछे जर्मनी भी। अब जब ये पेंटिंग बनाई गई ना बेटा, उस टाइम तक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये कंट्रीज अब तक रिपब्लिकन कंट्रीज नहीं बनी थी। लेकिन ये पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग तो ड्रीम है, पेंटर का ड्रीम है ना ये। तो ड्रीम में तो वो अपना फ्यूचर ही तो शो करेगा, उसकी फ्यूचर सोच क्या है कि क्या होगा। तो वो दिखा रहे हैं कि फ्रांस के बाद जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया, सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सभी कंट्रीज क्या है? एक के बाद एक आज़ादी की तरफ बढ़ेंगी। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी होता है आज़ादी। तो ये सभी देश धीरे धीरे एक के बाद एक तानाशाही को, राजाशाही को ख़त्म करके अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, और ये सब किसकी ओर बढ़ेंगे? आज़ादी की ओर बढ़ेंगे, इक्वालिटी लेकर आएंगे, अपनी एक पर्टिकुलर कंट्री बनाएंगे, लोग मिलजुल कर रहेंगे। ऐसी जो है उनकी सोच थी। नेक्स्ट, अब इस पेंटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप देखेंगे ऊपर आपको कुछ हेवनली जीसस क्राइस्ट एंड एंजल्स आर सीन हियर, जो क्या कर रही है? दे आर गेजिंग फ्रॉम द हेवन। वो ऊपर स्वर्ग से, ऐसा जो है पेंटर की सोच है कि वो भी ऊपर से देख रही हैं। दे आर ऑल्सो शोइंग देयर ब्लेसिंग्स। और इनको किस चीज़ का सिंबल बनाया गया है? सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड होता है। तो यानी कि ये भी चाहते हैं कि ये सभी देश आज़ादी की ओर बढ़े और मिलकर रहें। इट मीन्स दे विल ऑल्सो बी हैप्पी अगर सच में ऐसा हो जाएगा, अगर सभी देशों को आज़ादी मिल जाएगी, सब अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने लगेंगे, किसी की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कि कोई किसी दूसरे के ऊपर शासन नहीं कर रहा, किसी को मतलब किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा। तो ऐसे सेटअप से क्या होगा? इस प्रकार के का जब भी कंट्रीज अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेंगी, तो इससे जो जीसस क्राइस्ट है एंड जो एंजल्स हैं जो ऊपर स्वर्ग में रहती हैं, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी इफ द वर्ल्ड विल बी लाइक दिस। अब हमने नेशन स्टेट की बात की थी, तो व्हाट इज अ नेशन स्टेट? अभी तक तो हमने देखा, उस पेंटिंग को हमने देखा, उस पेंटिंग में वो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, वो एक यूटोपियन विजन को देख रहे हैं, सभी कंट्री अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रही हैं, जो एंजल्स है दे आर ऑल्सो हैप्पी कि अगर ऐसा हो जाए। तो अभी जो वो कह रहे हैं कि सभी देश नेशन स्टेट बनने की ओर जा रहे हैं, तो नेशन स्टेट है क्या? तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट है बेटा, इट इज़ अ स्टेट दैट इज हैविंग अ डिफाइंड बॉर्डर्स एंड टेरिटरी। एक ऐसा एरिया जिसकी अपनी डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्री है। अब हमें पता है कि इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर हमारा लास्ट जो एंडिंग स्टेट है, साउथ में हमारा तमिलनाडु आ जाता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट में हमारा गुजरात हो गया। तो हमें पता है कि ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो जौन जौन से स्टेट्स हमारे बॉर्डर पर है उसके आगे हमारे देश की सीमा खत्म हो जाती है।
तो नेशन स्टेट क्या होगा, उसकी एक डिफाइंड बॉर्डर्स या पॉलिटिकल बाउंड्रीज होंगी. सेकेंड, इट इज एडिशनली अ कंट्री इन विच अ नेशन ऑफ प्रिंसिपली द सेम टाइप ऑफ पीपल. सेम टाइप ऑफ पीपल का क्या मतलब है? सेम टाइप ऑफ पीपल का मतलब है या तो वो किसी ना किसी सिमिलर एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते होंगे या फिर उनका जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सेम होगा. अब कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे, हम लोग यहाँ पर भी इंडिया का एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि इंडिया में बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, दे इन्वेडेड आवर नेशन, दे रूल्ड ओवर अस, ब्रिटिशर्स आल्सो केम, दे आल्सो रूल्ड ओवर अस. लेकिन फाइनली जब अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की बात आई तो क्या हुआ, तो ऑल पीपल केम टुगेदर, all people living in Indian territory, they came together and they fought together for the struggle for the freedom of India. They did a combined struggle. तो उन सब में एक एकता आ गई थी, एक भावना आ गई थी उनके अंदर कि ये जो एरिया है हमारा देश है, हमें आज़ाद करवाना है, हमें इन लोगों को अपने देश से निकालना है. तो उनका जो कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उन सब ने मिलकर एक साथ स्ट्रगल किया, वो सेम है. तो इसलिए अब जब भी हम लोग बात करते हैं, हम चाहे गुजराती है, मराठी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन जब हम कहीं कोई हमसे पूछता है तो हम सबकी एक कॉमन पहचान क्या है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पंजाबीज, हरियाणवीज, गुजरातीज, हिंदूज और मुस्लिम्स, द कॉमन आइडेंटिटी दैट वी हैव इज दैट वी आर इंडियन. ओके, तो इसी तरीके से ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट है दैट पीपल विद कॉमन आइडेंटिटी एंड दे शुड हैव अ डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज. अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि नेशन स्टेट बनाने हैं, नेशनलिज्म आना चाहिए. नेशनलिज्म क्या है? देश के लिए प्रेम. तो ये नेशनलिज्म या देश के लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए. इस कंसेप्ट आया कहाँ से? ये कंसेप्ट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से. आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था बेटा? ऑन 14 जुलाई 1789, है ना. 14 जुलाई को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद जब ये क्रांति हुई तो वहाँ पे जो मेन जो चेंज आया था, वो चेंज क्या था? जो पावर्स थी दोज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, लास्ट लाइन में आप देखेंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, कि सभी पावर्स राजा से कहाँ पर ट्रांसफर हो गई थी? लोगों में. अब इससे क्या हुआ? इससे जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज थी, दे आल्सो गॉट इंस्पायर्ड, कि जब फ्रांस के लोग ये तानाशाही शासन खत्म करके आज़ादी की तरफ बढ़ सकते हैं तो वाई कांट वी. तो उनके अंदर भी जो है देश प्रेम की भावना या अपने एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाने की, अपने आप को आज़ाद करने की, इस तरह की फीलिंग लोगों में भी आने लगी आफ्टर सीइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द हैपनिंग और द अकरिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, कि बिकॉज ऑफ सो मैनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज, बहुत सारे कारण थे. जो समाज था 3 एस्टेट्स में बंटा हुआ था, आपको याद होगा, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड 3rd एस्टेट में कॉमन पीपल थे. जो टैक्सेस थे वो सारे 3rd एस्टेट को पे करने पड़ते थे. सो बहुत सारे कारण थे जिससे कि लोग परेशान थे. ठीक है, तो फाइनली 14 जुलाई को हुआ क्या? 14 जुलाई को लोगों में र्यूमर फैल गया. थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ इसके पीछे. लोगों में र्यूमर फैला कि राजा ने क्या किया है, राजा ने अपने सैनिक भेजे हैं शहर में, किस चीज़ के लिए? उनको मारने के लिए. तो अब लोग पहले से ही इतने सालों से इतने परेशान थे, दुखी थे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? दे अटैक्ड द पॉलिटिकल प्रिजन बेस्टाइल. इट वॉज स्टॉर्म्ड बाय एन एंग्री मॉब, एंग्री गुस्साए हुए मॉब, लोगों की भीड़. तो लोगों की भीड़ ने जो वहाँ की बेस्टाइल की जेल थी उसके ऊपर अटैक कर दिया. इसी पे के ऊपर अटैक क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे 2 मेन कारण थे बेटा, कि जो बेस्टाइल की जेल थी, आप देख सकते हैं कैसे अटैक किया, धुआं ऊपर पूरा उड़ रहा है, तो इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. अभी इसी के ऊपर अटैक करने के दो मेन कारण थे. तो पहला कारण था कि दे नीडेड द एम्यूनिशन फॉर देयर सेफ्टी. अब उनको ये था कि राजा के अगर सैनिक आ जाएंगे, द ट्रूप विल अटैक देम, तो अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? तो उनको कुछ हथियार चाहिए थे. उनको ये था कि इस जेल में उनको हथियार मिल जाएंगे. दूसरा कारण, दिस प्रिजन वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द मोनार्क. और उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुइस 16. तो वो वहाँ के राजा के निरंकुश शासन की एक पहचान थी. जो कोई भी राजा के खिलाफ बोलता था उसको उठाकर इस जेल में बंद कर देते थे, चाहे वो आम आदमी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई राजा का खुद का दरबारी है. अगर वो राजा के खिलाफ बोल रहा है, राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा,
तो उसको इस जेल में डाल दिया जाता था। और आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब पूरे किले की तरह जो है इस जेल को बनाया गया है। तो इसलिए ये जो किला कह लो या ये जो जेल थी बेस्टाइल की, ये सिंबल थी राजा के निरंकुश शासन की। तो लोग इससे बड़ी नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक के बाद क्या हुआ, ऑफ कोर्स द पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू द पीपल ऑफ फ्रांस। अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद नेशनल जो थर्ड स्टेट के पीपल थे उन्होंने बोला कि हमें संविधान बनाना है। कैसा संविधान बनाना है, एक ऐसा संविधान जिसको कि राजा फॉलो करे। तो क्या होगा, वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम खत्म होके अब कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो पावर कहीं ना कहीं किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फॉलो करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब ये पावर किसके हाथ से लेनी है, मोनार्क के हाथ से। तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट हैड हैपेंड, द पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क। ये आप देख सकते हैं, हियर इज अ पिक्चर ऑफ लुइस 16। सो पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द किंग टू द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। और इसी से बाकी लोग भी इंस्पायर हुए, है ना, जो नेबरिंग कंट्रीज थी, कि जब वहाँ पर राजाशाही खत्म हो सकती है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। अभी फ्रांस में ये रेवोल्यूशन लाने के लिए वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। दे हैव अडॉप्टेड सम मेजर्स टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि क्रांति ऐसे ही नहीं आ जाती। आपने इंडियन 8th क्लास में आप लोगों ने हमारी इंडियन स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा है कि कैसे हमारे देश ने आज़ादी ली। तो अब उसमें क्या था, कितना लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए कितने देशभक्ति के गाने लिखे गए, कितने लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान दी। ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी, और फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी कुछ तरीके अपनाए। और वो तरीके क्या थे, द फर्स्ट वे दैट दे हैड अडॉप्टेड वाज द ला पैट्री। अब ला पैट्री क्या था, आपको पता है कि भारत में जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द फ्रीडम, तो हम लोग क्या कहते थे, भारत माता। हम आज भी कहते हैं भारत माता। तो हमने अपने देश को एक विमेन फिगर दी और उसको नाम क्या दिया, भारत माता। ऐसे फ्रांस के लोगों ने, हमने जैसे मदरलैंड का कंसेप्ट उठाया, उन्होंने फादरलैंड का, ला पैट्री, पैट्री मीन्स फादर, उन्होंने अपने देश को एक पिता के समान समझा। और उनका मानना था कि अब हमें अपने देश को आज़ाद करना है, वी शुड लव, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, अपनी फैमिली को करते हैं, पेरेंट्स को करते हैं। तो पेरेंट्स को क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए देश को किसके फिगर दे दी, फादर की। सेकंड, ले सिटियन। ले सिटियन मतलब एक सिटीजन का कंसेप्ट वो सामने लेकर आए। अभी तक किसी को यही नहीं था कि नागरिक, लोगों को पता ही नहीं था नागरिक होता क्या है। भाई हम तो आम आदमी है, राजा जो बोलेगा हम वो करेंगे। अभी तक लोग इसी चीज़ पे चल रहे थे। लेकिन रेवोल्यूशनरीज एक टर्म सामने लेकर आए, ले सिटियन, लोगों को ये एहसास दिलाया कि नो, यू आर द सिटीजन ऑफ द नेशन, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम्हारा अधिकार है इस देश पर, ये देश राजा का नहीं है, ये देश तुम्हारा है। इस तरीके के फीलिंग लोगों के अंदर लाई गई। देन दे मेड द फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग। ओके, वो एक झंडा लेकर आए, 3 रंग का नया झंडा उन्होंने बनाया, विच वॉज द सिंबल ऑफ द नेशन। जैसे हमारा अपना एक झंडा है, हमारा झंडा हमारे देश की पहचान है, ऐसे उन्होंने भी अपने देश की पहचान के लिए क्या किया, एक 3 रंग का फ्लैग जो है उन्होंने बनाया। सेकंड, नेशनल असेंबली। अभी तक वहाँ पे स्टेट जनरल होता था, ठीक है, जब मोनार्कियल सिस्टम था तो वहाँ पर क्या था बेटा, वहाँ पर स्टेट जनरल था। लेकिन हुआ क्या, बाद में उन्होंने थर्ड स्टेट ने मिलकर अपनी वो बनाई, असेंबली बनाई, और स्टेट जनरल को बदल के क्या कर दिया, इट वॉज टर्म्ड एज नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को बदल के उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम दे दिया। फिर लोगों में और ज़्यादा देश प्रेम जगाने के लिए अगला स्टेप उन्होंने क्या उठाया, हिम्स, ओथ्स, कमेमोरेशन ऑफ मार्टरीज। तो अब भारत से इसको जोड़ेंगे तो भारत में क्या था, भारत में जब देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जिससे लोगों को बड़ा प्राउड फील होता था। हमारे जो पुराने जो क्रांतिकारी थे या हमारे देश की जो भी हम लोग कह सकते हैं अचीवमेंट्स थी, उनको लेकर गाने बनाए गए, लोगों को उसके बारे में बताया गया, लोगों को अलग अलग शहीदों के बारे में बताया गया, आज भी बताया जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें फ्रांस ने भी अडॉप्ट की। हिम्स वैसे तो होता है बेटा मंत्र, लेकिन यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि कुछ गीत उन्होंने बनाए, सॉन्ग्स उन्होंने बनाए
जो कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाएं। देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म लॉज, उन्होंने कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कानून होने चाहिए सबके लिए, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, चाहे वो अमीर है गरीब है किसी भी एस्टेट का है, 3 एस्टेट्स थे ना। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज। अभी इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज क्या है बेटा, पहले जो व्यापारी होते थे जब वो विद इन द कंट्री, अभी देश के बाहर नहीं जा रहे, देश के अंदर ही जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, अब सपोज हम लोग इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज उनको क्या करना है, पंजाब से हरियाणा में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो लोग वेस्ट बंगाल से दिल्ली में कोई सामान अपना बेचने आ रहा है, कोई व्यापारी आ रहा है, तो सोचो बीच में कितने सारे राज्य हैं, तो हर राज्य को क्रॉस करेंगे तो उनको हर राज्य में क्या करना पड़ता था, हर राज्य में उनको टैक्स पे करना पड़ता था। उन्होंने इस सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, कि भार, अब जब ये टैक्स पे कर रहे हैं, अब उस टाइम पे बेटा जो मेजरमेंट यूनिट थी ना वो एक जैसी नहीं थी, तो ये भी उन्होंने किया कि ये भी क्या होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अब कहीं पर जाने हैं, कहीं पर 1 kg का मतलब है कि 1000 ग्राम, लेकिन वहीं पर दूसरे स्टेट में हो सकता है 1 kg का मतलब है 800 ग्राम, तीसरी जगह हो सकता है 1 kg का मतलब है 1200 ग्राम, मतलब कोई मेजरिंग यूनिट प्रिस्क्राइब नहीं थी। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। देन यूज ऑफ पर्शियन फ्रेंच लैंग्वेज, लास्ट जो पॉइंट है बेटा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को डीमोटिवेट करके फ्रेंच को बोला कि दिस इज द लैंग्वेज, क्योंकि फ्रेंच ऐसी भाषा थी जो मैक्सिमम पीपल कुड स्पीक एंड अंडरस्टैंड, तो उन्होंने फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको बढ़ावा दिया, उसको बोला कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ताकि सभी लोग, अब देखो उन्होंने क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक नेशनैलिटी सिंबल लेकर आ रहे हैं। कंट्री को उन्होंने बोल दिया हमारा फादरलैंड है, लोगों को बोला तुम नागरिक हो, नेशनल असेंबली बना दी, नेशनल रूल्स बना दिए, नेशनल जो इंटरनल ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस थे वो हटाने के बारे में उन्होंने बात की, फिर अब वो उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दी। तो हर चीज़ को जब नेशन से जोड़ दिया तो लोगों के अंदर एक भावना आई कि हाँ ये देश हमारा है। इस तरीके से जो है उन्होंने लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की। अभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जब ऐसा सब हुआ फ्रांस में, तो क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट अब यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी हुआ। आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th क्लास में एक और पढ़ा था, जैकोबिन क्लब्स, है ना। तो जैकोबिन क्लब क्या थे, जैकोबिन क्लब थे जो पुअर पीपल कॉमन मैन के क्लब थे। ऐसे ही क्लब अब फ्रांस के साथ साथ अलग कंट्रीज में भी बनने लगे, बाकी कंट्री में भी क्या होने लगा, दे स्टार्टेड देयर मिशन टू लिबरेट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म मतलब जो निरंकुश शासन था राजा का, उससे आज़ाद करवाने के बारे में वो लोग अब सोचने लगे। कौन, बाकी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उन नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज में भी क्या होने लगा, जैसे फ्रांस में थे जैकोबिन क्लब्स, वहां पर भी बनने लगे, जिनके मेंबर्स कौन थे, स्टूडेंट्स होते थे। स्टूडेंट्स के साथ जो अदर एजुकेटेड पीपल, मिडिल क्लास पीपल कह सकते हो, कोई प्रोफेशनल कह सकते हो, तो जो अदर एजुकेटेड पीपल थे प्लस स्टूडेंट्स, दे स्टार्टेड मेकिंग द जैकोबिन क्लब्स इन देयर कंट्रीज लाइक फ्रांस। देखो वो मोटिवेट हो रहे हैं उनसे कि उन्होंने ये सब किया, हम भी करेंगे। अभी उसके बाद वो लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि अब वो फ्रेंच आर्मी, उन्होंने बोला वहाँ पर तो राजाशाही ख़त्म हो गई, तो वो क्या चाहते थे कि अब फ्रेंच आर्मी उनके देश में आए, इनको हराए, उनके राजा को हराए मतलब, और वहाँ पर भी एक अब मोनार्कियल सिस्टम को वो ख़त्म कर दे। अब वो खुद इनवाइट करते थे, फ्रांस की सेना को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे देश पे हमला करो, हमारे राजा को हराओ। लोग इतने परेशान हो चुके थे। दीज क्लब्स हेल्प द फ्रेंच इन्वेशन ऑफ देयर कंट्रीज। वो खुद वहाँ की सेना की जो है हेल्प करते थे ये क्लब, कि वो उनके देश में आए। और क्यों हेल्प करते थे, वो चाहते थे कि वहाँ से भी मोनार्कियल सिस्टम ख़त्म हो जाए। अब देखो बेटा, जब भी कोई आर्मी किसी दूसरे देश पर अटैक करेगी या कोई युद्ध करेगी तो कोई ना कोई तो लीडर होता है ना। अब यहाँ पर लीडर कौन होता था, यहाँ पर लीडर होता था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो नेपोलियन कौन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड में फाइनली बहुत सारी चीज़ें आई। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि
उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, राजा ने कहा कि मैं संविधान के अकॉर्डिंग काम करूँगा। फिर वहाँ पर जो है जैकोबिन क्लब आया, इलेक्शन हुए जिसमें जैकोबिन क्लब जीता, जिसकी भी हमने पीछे बात की थी। तो फ्रांस में भी ऐसा एक जैकोबिन क्लब था जिसका लीडर कौन बना था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। लेकिन वो भी धीरे धीरे तानाशाह बन गया, वो अपनी मर्जी चलाने लगा, राजा की तरह कोई जो उसके खिलाफ बोलता था उसको मरवा देता था। तो लोगों ने सोचा भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी में कितने मेंबर थे, 5 मेंबर्स होते थे कि अब किसी एक का शासन नहीं होगा, कि 5 मेंबर मिलकर जो डिसीजन लेंगे तो पावर किसी के हाथ में नहीं होगी। लेकिन अब इस डायरेक्टरी में भी क्या हुआ, 5 लोग अपनी अपनी पावर शो करते थे। हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता था और अपनी सुपीरियरिटी शो करना चाहता था। तो यानी 5 मेंबर भी आपस में लड़ रहे हैं। तो फाइनली जब ना मोनार्की बची, ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बची, ना जो डेमोक्रेटिक सेटअप आया था जैकोबिन का, मैक्सिमिलियन का, वो भी नहीं बचा। डायरेक्टरी बनाई, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान हो चुके थे। अब इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन कौन था, नेपोलियन वॉज अ स्टेट्समैन एज वेल एज मिलिट्री लीडर। स्टेट्समैन आप कह सकते हो बेटा, स्टेट्समैन होता है पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। वो एक राजनीतिक लीडर भी था, प्लस वो वहाँ की आर्मी में था, मिलिट्री में था। कहाँ की, फ्रांस की। तो फ्रांस की मिलिट्री में था। जब उसने देखा कि बहुत ही जो पॉलिटिक्स है इंस्टेबल हो गई है, तो उस समय में ही टुक ओवर द चार्ज। उसने जो है डायरेक्टरी को टेक ओवर किया एंड उसने जो है फ्रांस को फिर अपने कंट्रोल में किया। तो इससे क्या साबित होता है कि ऑफ कोर्स वो एक बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर भी था, प्लस वो एक बहुत अच्छा स्टेट्समैन यानी एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी था। और उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया उस समय पे कंट्री को, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। अब उसने किया क्या क्या, व्हाट चेंजेस डिड ही ब्रिंग, जो चेंजेस वो लेकर आया। एक चीज़ थी नेपोलियन के बारे में, फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे रिटर्न ऑफ मोनार्की, कि नेपोलियन में अब जब ये खुद पॉलिटिकल लीडर है तो नेपोलियन किस चीज़ को फेवर करता था, नेपोलियन खुद मोनार्की को फेवर करता था। ये इसके अंदर सबसे बड़ी वो थी ड्रॉबैक कह लो या इसकी खासियत कह लो, वट एवर, कि ये नहीं चाहता था कि डेमोक्रेटिक सेटअप रहे। ये खुद मोनार्कियल सिस्टम में बिलीव करता था और इसलिए इसने खुद को जो है राजा भी घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी लोग इससे परेशान नहीं थे। क्यों, क्योंकि इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। इसने ये समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पॉलिटिकल लेवल पर कुछ सुधार इसने किया। वो सुधार क्या थे, ही रिमूव द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, देखो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे क्योंकि वो उस स्टेट से बिलोंग करते थे, उस एस्टेट से। लेकिन सारा बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट पर। लेकिन उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे इसको ख़त्म कर दिया। लोग खुश हो गए। फिर सेकेंड चीज़ वो क्या लेकर आए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला कानून के सामने सब बराबर, आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, अमीर हो, गरीब हो, जेंडर कुछ भी है, यू ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। एक्सक्यूज मी, सबको बराबर कर दिया, लोग खुश होंगे। उन्होंने लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी, पहले क्या था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को ही प्रॉपर्टी रखने के का राइट था। लेकिन उन्होंने बोला कि इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू कैन अर्न मनी, यू हैव द राइट टू मेक योर ओन प्रॉपर्टी। लोग ऑफ कोर्स इस चीज़ से भी खुश होंगे। अगला उन्होंने अच्छा काम क्या किया, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, पहले जो ब्रिटिशर्स आप कह लो या फिर जो मेन जो राजा होता था, ब्रिटिशर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा, तो पहले जो मेन राजा, वहाँ पर राजा कौन था, जैसे वहाँ पे उस समय राजा था 1789 के टाइम पर लुइस 16 था। तो राजा क्या करते थे, राजा अपने अलग अलग एरियाज़ में जो कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको अपनी ज़मीन दे देते थे। अब वो ज़मीन क्यों देते थे, क्योंकि वो जो लोग थे, वो जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास एक अपनी अलग से सेना होती थी और अब इन ज़मीनों के बदले में वो अपनी सेना युद्ध के समय पे राजा को दे देते थे। मतलब एक तरीके का एक्सचेंज सिस्टम होता था। प्लस साथ में क्या करते थे, ये अपने एरिया के जो पीजेंट्स होते थे उनसे उन ज़मीनों पर काम करवाते थे, उनसे टैक्स लेते थे और वो टैक्स वो राजा तक पहुंचाते थे। तो ये जो सारा जो फ्यूडल सिस्टम था इसको उन्होंने फ्री कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को। तो इससे कौन खुश हो गया, पेजेंट्स खुश हो गए। सर्फडॉम खत्म कर दिया,
मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए। सर्फडॉम क्या है? सर्फडॉम होता था एक तरीके के, आप कह सकते हो, बंधुआ मजदूरी। वो लोग लोगों से काम करवाते थे विदाउट गिविंग एनी ड्यूज, विदाउट गिविंग एनी वेजेस, इनकम टू देम। इसको उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई काम करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, इनकम देनी पड़ेगी। बाकी जो उनसे टैक्सेस वसूले जाते थे किसानों से, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो देखो मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना कि कितने अच्छे अच्छे चेंजेस नेपोलियन कर रहा है। फिर उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी, व्यापारियों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, व्यापारियों को अपनी यूनियंस बनाने की परमिशन नहीं थी, वो परमिशन उनको मिल गई, तो वो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर से खत्म हो गई। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने किया। यूनिफॉर्म लॉज, सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए। वेट मेजर्स एक जैसे किए गए। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि क्या सिस्टम था, हर अलग स्टेट में क्या था, एक वेट एंड मेजर्स जो है वो एक जैसे नहीं थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 kg, कहीं पर 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है, कहीं पर 500 ग्राम है, कहीं पर 1200 ग्राम है। दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो कोई आदमी अब कहने को तो क्या बोल दे कि 1 kg टैक्स, कोई भी चीज़ जो है 1 kg उसमें देनी है, लेकिन उसका प्रॉपर वेट क्या है? कहीं पर तो 1 kg ओनली 800 ग्राम है, तो वहाँ के लोग तो कम पे कर रहे हैं। कहीं पर जहाँ पे 1200 ग्राम होगा, वहाँ के लोग वही 1 kg के नाम पर ज़्यादा चीज़ें पे कर रहे हैं, ज़्यादा वेट उनको देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स जो है वो लेकर आए। एंड उन्होंने नेशनल करेंसी, नेशनल के आगे करेंसी आएगा बेटा, नेशनल करेंसी जो है उन्होंने बना दी कि अब सब लोग, ये आपकी नेशनल करेंसी है, दिस इज द करेंसी दैट यू हैव टू यूज टू परचेज सेल फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटीज़। तो लोग बड़े खुश थे कि वाह जी वाह, बड़ा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा राजा आया है, इतने अच्छे उसने सुधार कर दिया, हमारी तो सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। पीपल वर वेरी हैप्पी विद हिम। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो खुद फ्रांस के लोग प्लस वो नेबरिंग कंट्रीज जो नेपोलियन को इनवाइट करते थे, भाई आ जाओ अपनी सेना लेकर हमारे राजा को हरा दो, हमारे ऊपर शासन कर लो, वो खुद किसके, फ्रांस और नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। क्यों अगेंस्ट हुए? अब देखो, नेपोलियन का मेन मोटिव क्या था, वो कोई लोगों की भलाई नहीं कर रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने सुधारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। उसका भी मेन मोटिव था कि उसने अलग अलग कंट्रीज़ को, देखो उसने स्विट्ज़रलैंड के ऊपर, हॉलैंड के ऊपर, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनको अपने अंदर मिलाया, और वो उन कंट्रीज़ ने खुद इन्वाइट किया था। तो इन्होंने अटैक भी किया, उनको जीता भी, उनको हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। शुरू में वो लोग बड़े खुश थे कि अब वही सिस्टम हमारे देश में भी आएगा, लेकिन बाद में वो इसके अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का जो मेन मोटिव था वो अपने साम्राज्य को, देखो वो फ्रांस क्या हो गया, एक कंट्री से एक एम्पायर बन गया, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। साम्राज्य बढ़ाना है तो युद्ध करके दूसरे राज्यों को जीतना पड़ेगा। जीतने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी सेना मजबूत होनी चाहिए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा टैक्सेस। तो उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। लोग जहाँ शुरू में खुश हो रहे थे, बिजनेसमैन खुश हो रहे थे भी टैक्स कम हो गए, पीजेंट्स खुश हो रहे थे कि टैक्स कम हो गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने जब रियलिटी देखी कि ये तो टैक्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब सेंसरशिप लगा दी, वही लुईस 16 वाला काम कर दिया। न्यूज़ एंड व्यूज़, ना तो कोई नेपोलियन के खिलाफ बोल सकता है, ना ही कोई उसके खिलाफ बात कर सकता है। सेंसरशिप लगा दी, कुछ भी अखबारों में छपेगा, कोई मैगजीन में छपेगा, तो वो पहले चेक होगा, इज इट इन द फेवर ऑफ द रूलर और द नॉट। इफ इट इज़ इन फेवर देन फाइन, इफ इट्स नॉट तो उसको कट कर दो, वो चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती। उसके बाद क्या किया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू फाइट वॉर्स, वो लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा। क्योंकि क्या है, जितनी बड़ी सेना होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग या पावरफुल बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने लोगों को फोर्सफुली आर्मी में, अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोग खुश नहीं थे। वो लोग नहीं चाहते थे आर्मी ज्वाइन करना, वो लोग युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाला जाता था, आर्मी की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनसे युद्ध लड़वाए जाते थे। So students, here today we have learned that how the nationalism first came in France and how after the French Revolution neighboring countries got inspired
and they also started working towards becoming a nation state. The nationalism spread in different countries also. कैसे उन्होंने नेपोलियन को खुद इनवाइट किया पर वो उससे परेशान भी हुए, किस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, वो सब जो है हमने अपनी आज के वीडियो में किया है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टिल हियर टू यू ऑल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द चैप्टर, this part that we have covered today, and you have to frame the short internal questions. Okay beta, read the chapter thoroughly, frame internal questions. If you have any doubt you can ask me. जब तक आप thoroughly reading नहीं करेंगे आपको कोई भी concept बेटा clear नहीं होता है. So read your book, open your textbooks and read the chapter. If you have any doubt then let me know. So our class is over today. We'll continue our chapter in the next video. Till then, take care and have a good day.